अच्छा बच्चों, आज हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस सीखनी है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि भाई हमारी एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर भी वैसे ही दिखे, वेब के ऊपर भी वैसे ही दिखे, और अगर एक उससे भी बड़ी लार्ज स्क्रीन है उस पर भी वैसे ही दिखे, टैब्स के ऊपर भी वैसे ही दिखे। तो अभी मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी एप्लीकेशन को कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, या रिस्पॉन्सिव दरअसल होता क्या है। मैं चैट जीपीटी के थ्रू उस चीज़ को बिल्कुल स्क्रैच से नई सिरे से समझने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी एप्ली मैं अपनी फ्लटर ऐप की स्क्रीन मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप सब के ऊपर बेहतर करके दिखाना चाहता हूँ। मुझे फ्लटर में ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी ऐप सभी स्क्रीन्स पर ठीक ठीक नज़र आए। अब मुझे सारा कुछ पता है, लेकिन मैं जस्ट आपको चैट जीपीटी की ये रूप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे भी नॉलेज में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसके ज़रिए बासानी सीख सकते हो, लेकिन इसे सीखना कैसे है वो आपको इसको आसान ज़ुबान में बताना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली आपको सारा तरीक़ाकार खुद ही समझाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लटर ऐप हर स्क्रीन साइज पर प्रोफेशनल और ठीक नज़र आए, फ्लटर जो कि पहले ही क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं ताकि ये परफेक्ट नज़र आए हर जगह पर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यूज़ रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। हर फिक्स साइजेस की बजाय, जैसे कि आप विड्थ 300 पिक्सल दे देते हैं, उसकी बजाय आप मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट। इस तरह से आप विड्थ में 300 लिखने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज़ लिखकर अपनी उस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। या फिर एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप रिस्पॉन्सिव पैकेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फ्लटर स्क्रीन यूटिल है, या फिर रिस्पॉन्सिव बिल्डर है, या फिर फ्लटर रिस्पॉन्सिव है। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। जैसे कि आपको ये फ्लटर स्क्रीन यूटिल नज़र आ रहा है, ये बेहतरीन मैं समझता हूँ कि डिज़ाइन है। जी बेटा, आपने फ़ोन किया नहीं था उन्हें? तो ये इसने हमें कुछ ऑप्शंस दी हैं। इसमें जो मेरे नज़दीक जो बेहतरीन है पैकेज, जो कि इसने नहीं बताया, बाज़ का चैट जीपीटी भी मैं वो चीज़ें नहीं बताता, यहाँ कभी कभी ये भी बेहतर अप्रोच नहीं बता पाता। नो डाउट जो इसने तरीक़ेकार बताए हुए हैं वो भी बेहतरीन है, लेकिन जिससे मैंने रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा की है वो इस पैकेज के ज़रिए किया है। रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क ये भी एक बहुत ही पॉपुलर पैकेज है। तकरीबन 31,000 से ज़ायद लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। सॉरी, 103,000, यानी तकरीबन 1,03,000 तक लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए एक बेहतरीन पैकेज है मेरी नज़र में। तो आप यहाँ पर ये फ्लटर की वेबसाइट है जो कि इसी रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के ज़रिए बनी हुई है, जिसको मैंने चेंज कर अपना पोर्टफोलियो भी बनाया था। आप इसको भी, इसका कोड डाउनलोड करके भी रिस्पॉन्सिवनेस को प्रैक्टिकली जिस तरह से इसके अंदर इसने वर्क किया हुआ है आप लोग इसको समझ सकते हैं। सही है। तो अब हम जाते हैं इसको, इस रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के पैकेज को यूज़ करके कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जिसको आज हम रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे इस पैकेज के ज़रिए। तो लेट्स सी, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है मॉडर्नाइजेशन का। इसको हम रनिंग पर लगाते हैं और उतनी देर हम जाकर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। याद रहे बच्चों, प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे बेहतरीन स्किल है, जो कि मैं समझता हूँ जिसके बगैर आप कभी कोडर बन ही नहीं सकते, वो है डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना। फ्लटर आए रोज़ बदल रही है, फ्लटर आए रोज़ चेंज हो रही है। जो अभी आपने फ्लटर और फायरबेस को कनेक्ट करने का तरीका देखा है, जो पहले फ्लटर और फायरबेस को कनेक्ट करने का तरीका था वो बहुत लंबा था,
बहुत कम्प्लेक्स था जब मैंने फ्लटर स्टार्ट की थी। लेकिन मैं चूँकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हद तक मैं रीड करता रहता था, तो फिर उन्होंने लेटेस्ट तरीका भेजा फ्लटर और फायरबेस को कनेक्ट करने का, जो मैंने पिक किया, और उसके बाद मैं फ्लटर और फायरबेस को बहुत स्पीड में कनेक्ट कर लेता था। अदरवाइज फ्लटर और फायरबेस को कनेक्ट करना एक लंबा प्रोसीजर था। तो जो लोग डॉक्यूमेंटेशन रीड करना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उनके लिए चीज़ों को लर्न करना और अप टू डेट रहना ये बहुत आसान होता है। अब जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि उसने एक बात मुझे इंतहाई ईजी बता दी कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये ब्रेक पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी जहाँ से आपकी मटेरियल ऐप स्टार्ट हो रही है उसके अंदर आपने ये ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने हैं जब आप रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क को के पैकेज को ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट में। तो वो मुझे क्या कह रहा है यहाँ पर, आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स डॉट बिल्डर को अपनी मटेरियल ऐप या क्यूपर्टिनो ऐप, हम तो मोस्टली क्या यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यूपर्टिनो ऐप नहीं यूज़ करते, क्या यूज़ करते हैं, मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं। तो वो ये क्या कह रहा है कि अपने मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले तो आपको अगर इस पैकेज को यूज़ करना है तो आपको इस तरह से ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी आपको बताना पड़ेगा कि अगर तो आपका अगर आपकी स्क्रीन 0 से लेके 450 पिक्सल तक है तो आपके ये रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क को पता चल जाए कि भाईजान मैं इस वक्त मोबाइल पर खड़ा हूँ। अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ 451 से लेके 800 पिक्सल तक है तो आपको पता चल जाए, आपकी एप्लीकेशन को पता चल जाए कि मैं इस वक्त कौन सी स्क्रीन पर हूँ, टैबलेट की स्क्रीन पर हूँ। इसी तरह अगर 801 से 1920 है तो पता चल जाए कि मैं इस वक्त कौन सी स्क्रीन पर हूँ, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये जो ब्रेक पॉइंट्स है ना, ये आपको अपनी एप्लीकेशन में ऐड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस सारे को कर लेते हैं कॉपी मटेरियल ऐप के अंदर जो हमने लिखना है, और जाते हैं अपने यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर जो हमारी लिब की मेन क्लास है, जहाँ पर हमने जहाँ से हमारा रूट विजिट बेसिकली रन होगा, हमारा सबसे पहला विजिट रन होगा, वहाँ पर जाकर मैं क्या लिखूँगा कि भाई जी ये वाली चीज़ ऐड कर दो। क्या चीज़ ऐड कर दो, ये चीज़ ऐड कर दें। और अब मैं इस पैकेज को अपने अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए मैं सीधा इनकी जो कमांड है वो जाकर कॉपी कर लेता हूँ, इंस्टॉलिंग में जाऊँगा और यहाँ से ये मेरे पास कमांड पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और मैं रन कर दूँगा। पैकेज डाउनलोड हो गया। अब हमने जो है वो हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ओवर करते हैं और इंपोर्ट होगी लाइब्रेरी। नहीं, वीडियो ऑन नहीं हुई है, वीडियो ऑन है। तो अब जो है ये हमारा ये हो चुका हुआ है। हमारा जो होम स्क्रीन है वो रन होगी और अब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं आ रहा ना। ये एक किस्म की इस पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने ऐड कर दी है, लेकिन अब इस पैकेज को हमने ज़ेरे इस्तेमाल कैसे लाना है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो कोई एरर नहीं आ रहा, हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो रही है। अब मैं अगर आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लेकर जाऊँ तो ये हमें क्या कह रहा है, यहाँ से हम रेडमी में जाएंगे। ये हमें कह रहा है कि भाईजान जब भी आपने अब आप किसी भी जगह पर इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मैं अगर तो ये मोबाइल खुला हुआ है तो ये विजेट शो करवाओ, अगर ये डेस्कटॉप खुला हुआ है तो ये विजेट शो करवाओ, अगर ये टैबलेट खुला हुआ है तो ये विजेट शो करवाओ। इस चेक्स के थ्रू आप ये वाला काम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन, ये आपको इस वक्त एप्लीकेशन का फेस नज़र आ रहा है। जो ये विड्थ होगी ये समझ लें कि मोबाइल की विड्थ होगी। जैसे हम इसको यहाँ से आगे लेकर जाएंगे तो ये किसकी विड्थ हो जाएगी, वेब की, टैबलेट की या डेस्कटॉप की, मतलब हो जाएगी। कलर्स में वो बेटा एक मिनट रुक जाए, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ये हमारा होम स्क्रीन है जो सबसे पहले नंबर पर खुल रहा है। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सोशल लॉगिन के बटन्स लगे हुए हैं। मैं उसे कहता हूँ कि भाई जब आपका मोबाइल हो, ये क्यों नहीं हो रहा, ये यहाँ से मैं ये वाला पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ कि अगर ये है चेक, अगर मोबाइल है तो ये दिखाओ, अदरवाइज आपने
यहाँ पर खाली कंटेनर दिखा देना। क्या दिखा देना है? खाली कंटेनर दिखा देना। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स को, ये इंपोर्ट हो गया। तो अब यानी ये जो आपको पहला साइन इन विद गूगल वाला बटन है, अगर मोबाइल की विड्थ वाला हिसाब होगा आपके ऐप का, मतलब आपकी ऐप का जो विड्थ का साइज है वो अगर 450 पिक्सल से कम होगा तो आपको गूगल साइन इन का बटन नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप 450 पिक्सल से आगे जाएंगे तो रन टाइम पर साइन इन विद गूगल का जो बटन है ना वो गायब हो जाएगा। इसके थ्रू भी आपको ये चीज समझ आएगी। यहां से आप देख सकते हैं कि अब आपको साइन इन विद गूगल का बटन नजर नहीं आना चाहिए, और आप देख रहे हो कि वो नजर है नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी विड्थ जो है वो 450 से कम करूंगा तो आना चाहिए। हाँ, इसकी फिर शायद पिक्सल्स की विड्थ ज़्यादा है, 450 की बजाय इसको हम कर देते हैं 250, लेट्स से 250 कर देते हैं कि 200 नहीं बढ़ाएंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेट्स से हम कर लेते हैं 450 कर लेते हैं, 450 तो पहले ही थी, 550 कर लेते हैं। अब 550 में देखते हैं कि ये वर्क करती है नहीं, ये करके ठीक है। ये अब 550 पिक्सल, जैसे 550 पिक्सल से कहानी ऊपर जाएगी तो साइन इन विद गूगल का बटन गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे आप 550 पिक्सल से कम आएंगे तो साइन इन विद गूगल का बटन आपका वापस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप इसकी ज़बरदस्त किस्म की क्या जी आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप कहते हो कि भाईजान ये जो होम स्क्रीन है ना, जब आपका होना ये वेब, तो इसके जो इसका ये ड्रॉर जो है, ड्रॉर नहीं नजर आना चाहिए। जब हो जी वेब पर हो तो ड्रॉर के अंदर जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो इधर ना नजर आए, बल्कि इधर आपके ऊपर ऐप बार के ऊपर नजर आए। ठीक है, जब आपका वेब हो तो आपके जैसे आप वेबसाइट्स खोलते हो, लाइक मैं वेबसाइट खोलता हूँ कोई भी सिंपल सी जैसा प्राइवेटली की है, जो अभी हमने रिसेंटली आपको मतलब आपको यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए दिया था, तो privately.com है। प्राइवेटली मैं आपको इसका दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने काम किया हुआ है। नहीं, ये नहीं है, लिंक कुछ और है। यहाँ पर किधर खुला हुआ है? वेब व्हाट्सएप खुला हुआ है आपको बेटा? नहीं खुला हुआ होगा। क्या इधर साथ लिंक देख लेना, यहाँ पर पड़ा होगा। तुक्के मार लो, तुक्के शाबाश। क्योंकि ज़रा मैं अभी लिंक निकाल लेता हूँ, उसके ऊपर प्रॉपरली रिस्पॉन्सिवनेस का काम हुआ है। उसी तरह को आप अब इस रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के पैकेज के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। प्राइवेटली, वो स्पेलिंग मैंने गलत लिखे थे, प्राइवेटली स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, इन्होंने लिखवाई गलत है। प्राइवेटली के स्पेलिंग तो नहीं होते ना, मैंने सही लिखे हैं, वेबसाइट के उन्होंने वैसे गलत लिखे हुए। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो इनकी ऐप बार है, अब इतनी विड्थ में वो कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन इस विड्थ के अंदर आपको ठीक है ऊपर से टैब खत्म हो जाता है। जैसे विड्थ यहाँ पर जाती है तो टैब खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर विड्थ आती है तो टैब वापस आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़, अब ये एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज़ आप रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के जरिए हासिल कर सकते हैं। मैं कहूँ कैसे हासिल कर सकते हैं, तो मैं आपको यही चीज़ें बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल ही कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि भाई अगर तो मोबाइल हो ना तो ऐप बार नज़र ही नहीं आनी चाहिए। अगर तो क्या हो जी, मोबाइल हो तो ऐप बार, सॉरी मोबाइल हो तो ऐप बार नज़र आए, मोबाइल ना हो वेब हो तो ऐप बार नज़र ही ना आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर ऐप बार में जाऊँगा और यहाँ पर ये मेरी ऐप बार लिखी हुई है, यहाँ पर मैं चेक लगा दूंगा ये जो मुझे पैकेज नहीं दिया है कि अगर तो मोबाइल है रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट इज मोबाइल, अगर मोबाइल है तो भाईजान ये ऐप बार आपने दिखानी है। अगर नहीं है तो आपने सिंपल क्या दिखा देना है, कंटेनर खाली। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब पता है ना आपको, विजेट टाइप, वो ये कह रहा है कि आपको ये ऐप बार को हर हाल में देनी ऐप बार ही है,
चाहे ऐप बार के अंदर आगे आप कुछ भी खाली दे दें, खाली ऐप बार दे दें। इसके अंदर ऐप बार, टाइटल, कलर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो ऐप बार है इसका हम जो कलर है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट दे देते हैं, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, ताकि उसका कोई कलर भी ना हो, कुछ भी ना हो। अब ये क्या करेगा, ये इसे बेसिकली हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं कि भाई अगर तो ये बात ट्रू हुई तो पहला काम होगा, अगर ये बात फॉल्स हुई तो क्या होगा, दूसरा काम होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऐप बार वर्क करती है या नहीं। अब आप देख सकते हो कि ऐप बार सिरे से होगी है खत्म। अभी भी जो ये नजर आ रहा है इसको हम खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लीडिंग में खाली कंटेनर हो, बिल्कुल खाली, कुछ भी ना हो। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ बच्चों, और अब आप देखो कि कुछ भी नहीं आ रहा। ये डीबग का सीन कैसे खत्म करते हैं पता है आपको? ओह गुड है, बच्चे शहजादे हो गए। मेन में जाके यहाँ पर जाके यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉल्स, डीबग शो चेक मैनर। अब मैं रिस्टार्ट, हाँ जाओ कर लो कर लो तो इसके अंदर ये भी मेरी ये भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। चल बेटी आ गई थी। अच्छा तो ये क्या है जी, अब आप देख सकते हो कि जैसे ही 550 पिक्सल से कहानी ऊपर जाएगी तो आपका वो ऐप बार ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वापस आएगी तो अब इसको प्रॉपरली वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कि ये प्राइवेटली के अंदर हुआ है। ठीक है, आप इसको बैकग्राउंड को वाइट कलर दे दें, यहाँ लोगो लगा दें, यहाँ पर अपना बटन लगा दें, यहाँ पर जो है अपना ट्रेलिंग के अंदर अपना आइकन लगा दें और एज इट इज़ वैसा बना दें। तो ये है बेसिकली रिस्पॉन्सिव, और आपको हर पेज को फिर इसी तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। जब आप रिस्पॉन्सिव मोबाइल पर भी आपकी वो एप्लीकेशन वर्क करे, वेब पर भी एप्लीकेशन वर्क करे, आप कहते हैं कि अगर आपका क्लाइंट उस आपकी एप्लीकेशन को मोबाइल पर खोले तो वहाँ पर भी फिट नजर आए, वेब पर खोले तो वहाँ पर भी फिट नजर आए, तो आप रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क को ऐसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये मिस्टेक है तो इसको हम क्या कर देंगे, 550। ठीक है, 51 से स्टार्ट हो जाएगा। सही है, ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स है। लेकिन अगर आप इसकी अब इसमें जाएं डॉक्यूमेंटेशन में तो यहाँ पर इस पैकेज के मुतालिक और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ की कंडीशन के साथ कि भाईजान इफ़ जो मौजूदा हालत है वो मोबाइल से बड़ी है, यानी मौजूदा स्क्रीन का जो साइज़ है वो मोबाइल से बड़ा है, तो भाईजान मेरे विजिट को आपने इस तरह से दिखाना है, वरना उस तरह से दिखाना। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हो, इस डेस्कटॉप, अगर ये डेस्कटॉप के साइज़ के हिसाब है तो ये दिखाओ विजिट, वरना ये दिखा देना, वगैरह वगैरह। आप इस तरह से ये चेक लगाकर बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मज़ीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर उन्होंने डेमो दिखाया है इस पैकेज का कि किस तरह से पैकेज वर्क कर रहा है। ये डिफरेंट साइजेस की स्क्रीन्स के ऊपर आपकी किस तरह से ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है। तो मज़ीद इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई खातिर ख्वाह बात है, मज़ीद आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है रिस्पॉन्सिवनेस का, आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। लेकिन अगर आप कुछ और मेरे से इसमें कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं जी। अगर हम ये ब्रेक पॉइंट से मेन डॉट में आपने पूरी एप्लीकेशन में रिस्पॉन्सिव जी बेटा, आप यहाँ पर जो होम स्क्रीन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिवनेस भेज रहे हो, ये आपको मेन से रही है। रूट के अंदर अगर आप ये ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगाओगे तो यहाँ पर आपका ये रिस्पॉन्सिवनेस काम नहीं करेगी। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ आपके सामने और मैं अब एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिवली वर्क नहीं करेगी। एरर आ गया, एरर नहीं, अब आप देख रहे हैं बस वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस वर्क नहीं करी क्योंकि विजेट ट्री के रूट के अंदर आपने ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगाए हुए। अब अगर आप ब्रेक पॉइंट से वापस लगा दें, यहाँ से वापस जाएं और अब आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिवनेस काम करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और कोई बात इसके अंदर कोई और चीज़ आपने पूछनी हो
अब आप किसी भी तरह से भी, होम स्क्रीन है ना, ये एक कंटेनर है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाईजान ये जो कंटेनर है ना, ये मेरा मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, कहाँ गया, यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि बॉडी के अंदर ये जो सारा मेरा कंटेनर नज़र आ रहा है ना, ये सारा कंटेनर है मोबाइल के लिए, मिसाल के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क कि भाईजान अगर तो मेरा मोबाइल है तो ये वाला कंटेनर शो होना चाहिए जो भी शो हो रहा है, अदरवाइज मैं इसे क्वेश्चन मार्क सेमी कॉलन लगाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा दूसरा कंटेनर, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर मोबाइल नहीं है तो मेरा ये वाला कंटेनर शो होना चाहिए जिसके बॉडी के अंदर इस तरह से मैंने काम किया हुआ हो, कॉलम। ये तो डबल कोडिंग करनी होती है। जी बेटा, ये करनी पड़ जाती है। कोई मीडिया करेंगे स्मॉल इसलिए कंटेनर वगैरह को एडजस्ट कर लेता है। बेटा बिल्कुल कर लेता है, लेकिन बाज़ का आपके इमेजेस उस तरह से एक्सपैंड हो नहीं पाते, इमेजेस एक्सपैंड हो नहीं पाते, तो आपको बाज़ का पूरी बॉडी का स्टाइल ही चेंज करना पड़ जाता है। तो उस केस में जब आपको बॉडी का स्टाइल ही चेंज करना पड़ जाए, आप ये रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा। जी बेटा, नहीं बेटा, इसके अलावा मोस्टली कोई स्क्रीन के साइजेस नहीं होते। इससे बड़े जो स्क्रीन के साइजेस हैं ना, उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क वर्क करेगा भी नहीं। तो ये जो हमारा कॉलम, कंटेनर और कंटेनर के यहाँ पर कॉमा, तो हम इसे सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मोबाइल के साइज़ पर मेरे वो बटन्स नज़र आएंगे, लेकिन मोबाइल के साइज़ से बाहर मुझे ये सारे बिलाल सईद के नाम शो होंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब आप देख रहे हो कि मोबाइल के साइज़ में ये शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे साइज़ पर जाऊँगा तो क्या शो हो रहा है, जो आपने चेक लगाया उसके हिसाब से आपका रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क वर्क करेगा। अच्छा, फाइनली इसके अंदर मैं एक और चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हो कि जो टेक्स्ट साइज़ है ना, ये रिस्पॉन्सिव वर्क में रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। आप चलो कॉलम बॉडी को चेंज कर दोगे रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क से कि भाई फलां ब्रेक पॉइंट पर बॉडी इस तरह से शो हो, फलां ब्रेक पॉइंट पर इस तरह शो हो, लेकिन आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है ये हर स्क्रीन के हिसाब से बड़ा छोटा हो, ये काम आप रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के जरिए नहीं कर सकते। आपका हर टेक्स्ट, आपका हर इमेज का जो साइज़ है ना, वो आपकी स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से चेंज होता रहे। वो मीडिया क्यूरी से भी हो सकता है, वो एक पैकेज है फ्लटर स्क्रीन यूटिल, उसके ज़रिए भी हो सकता है। तो मैं फ्लटर मीडिया क्यूरी से आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, आज मैं आपको वो फ्लटर स्क्रीन यूटिल के ज़रिए वो चीज़ कर दिखाऊंगा, और वो भी बहुत ही ईजी है। फ्लटर स्क्रीन, आप कहेंगे सर जी ऐप डेवलपमेंट इतनी आसान है हमारे लिए, हमें तो पता नहीं लगता था कि पता नहीं क्या मुश्किल काम है, लेकिन ये तो हलवा है। तो ये किया कॉपी, ये है वो पैकेज, इस पैकेज की पॉपुलैरिटी उससे भी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क से, और इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम इसको टर्मिनल के अंदर इस कमांड के ज़रिए ऐड कर लेंगे। जब तक ये ऐड हो रहा है हम इसके रीडमी में जाते हैं। रीडमी में जाकर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह से रीसाइज करने का बता रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको अपने मेन पैकेज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ये स्क्रीन साइज इंश्योर कराना पड़ेगा, ये वाली बात लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर दो तरीके बेसिकली बताए हुए हैं, एक ऊपर बताया हुआ है, एक नीचे बताया हुआ है। मैं आपके लिए जो पसंद करूँगा तरीक़ाकार वो होगा, सवाल ये है कि क्या रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क और ये वाला पैकेज इकट्ठे यूज़ हो सकते हैं, और अभी हम चलाकर देखते हैं कि ये यूज़ होता है नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग बोथ ऑफ दिस पैकेजेस इन द सेम प्रोजेक्ट, सो लेट्स सी कि वर्क करता है या नहीं। सो हम ये वाला तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। सबसे पहले हमने ये कॉपी किया, कॉपी करके हम यहाँ से जाते हैं मेन फाइल में। मेन जो हमारा फंक्शन है कहाँ पर है, वो यहाँ पर। उसने हमें कहा है कि भाईजान जब आपने ये पैकेज यूज़ करना है ना,
तो आपने मेन फंक्शन के रन ऐप के ऊपर पहले तो एक ये बात लिखनी है। मैं इसको कर देता हूँ इंपोर्ट स्क्रीन यूटिल। अब क्यों नहीं आ रहा हमारे पास इसका पैकेज, चूँकि हमने कर लिया हुआ है यहाँ पर, तो एसिंक हमने लिख दिया, वो एरर चला गया, लेकिन स्क्रीन यूटिल का क्यों नहीं आ रहा, हालांकि हमारा वो जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल क्या हो गया, स्क्रीन यूटिल पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, फिर भी वो नहीं आ रहा। तो हाँ, उसकी सपोर्ट हमें नहीं मिल रही। तो क्या ये चीज़ अगर हम ट्राई करें, जो कि इसने मटेरियल ऐप के अंदर बेसिकली ये चीज़ सारी डाली हुई है, तो मैं अगर ये चीज़ करूँ कॉपी स्क्रीन यूटिल इनिट, ये इसने दूसरा तरीकाकार अख्तियार किया कि रन ऐप को आप जो मर्जी करें, स्क्रीन यूटिल इनिट को आपने मटेरियल ऐप से ऊपर रख देना। तो मैं मेन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाईजान ये तो आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो अभी तक, मोर एक्शंस के अंदर भी ये नहीं आया हुआ, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मटेरियल ऐप से नीचे मैं यहाँ पर करता हूँ इसको बंद और इसको लिख देता हूँ यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसे, सॉरी यहाँ से स्क्रीन यूटिल इनिट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रिटर्न के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे जाता हूँ और इसको बंद करता हूँ और देखता हूँ कि क्या स्क्रीन यूटिल इनिट वाला मामला है, क्या पैकेज गेट हुआ भी है। फ्लटर, एक मिनट पहले काम मुकम्मल करके फिर ही अपडेट करना चाहिए। यहाँ से बिल्ड यहाँ तक कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पर ये पेस्ट किया हमने कोड और इसके नीचे पेस्ट किया, और अब हम देखते हैं कि क्या वो एरर रिमूव हुआ है। ये एरर रिमूव होना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, पहले एक फ्लटर क्लीन कर लेते हैं और फाइनली फ्लटर अपडेट करते हैं और होप करते हैं कि हमारा ये जो पैकेज है वो बाकी पैकेजेस के साथ ही दोबारा से इंस्टॉल हो जाए और इसके नीचे से रेड लाइन ख़त्म हो जाए। सो लेट्स सी, बाकी सब के नीचे से एरर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी एरर नहीं आ गया इंपोर्ट का। ठीक है जी, ये इंपोर्ट का आ गया सीन। अब हम एप्लीकेशन रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के पैकेज और स्क्रीन यूटिल इनिट के पैकेज के साथ कलेक्टिवली काम कर रही है या नहीं। बिल्कुल काम कर रही है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये फ़ॉन्ट है ये स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से चेंज होता है या नहीं। तो आपको पता है कि हमने यहाँ पर हमारे होम स्क्रीन के अंदर बेसिकली अब हमने ये चीज़ अप्लाई करनी है। रूट विजेट के अंदर हमने रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क ही की तरह ये चीज़ ऐड कर दी हुई है। जिस तरह से रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के अंदर आपको रूट विजेट के अंदर चीज़ें ऐड करनी होती हैं, इस तरह से इस पैकेज के अंदर भी आपको रूट विजेट के अंदर ये वाले पैरामीटर्स ऐड करने होते हैं, जो कि हमने ऐड कर दिए। लेकिन अब फ़ॉन्ट साइज़ को साइज़ देने के लिए आपने बस साइज़ देने के बाद .sp लगाना है। क्या लगाना है? .sp लगाना है। अब हम चेक करते हैं, बिलाल सईद के अंदर टेक्स्ट स्टाइल देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर हम देंगे फ़ॉन्ट साइज 12.sp। एक ये sp है, sw है और एक मेरे ख्याल से h है। इनके मुतालिक आपने डिटेल लेकर आनी है कि इनमें क्या फ़र्क है, h में, sp में और sw में। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, ये मैंने इसके साथ लगा दिया sp और मैं देखता हूँ कि अब स्क्रीन के चेंज होने के साथ बिलाल सईद जो सिर्फ पहले वाला है उसका साइज़ भी क्या स्क्रीन के चेंज के साथ उसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज होता है या नहीं होता। तो देख रहे हैं आप साइज़ उसका कैसे चेंज हो रहा है स्क्रीन के साइज़ के साथ। ये भी रिस्पॉन्सिवनेस की एक तरीकाकार है। अगर आप स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहें तो वो भी हो सकता है। लेकिन अब इसके अंदर एसपी के अंदर SW है और एक H है।
इन तीनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, फ्लटर स्क्रीन यूटिल के अंदर ये बेसिकली क्या है, ये आप में से हर बच्चा चैट जीपीटी के थ्रू लर्न करता है। फ़ॉन्ट्स के लिए भी मैं मेनली ये दोनों का इमेज के लिए भी हो सकता है, आप जाकर इसके लिए डिफरेंट करिएगा, आपका साइज जो है ना वो स्क्रीन के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं मोस्टली रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क यूज़ करता, कभी मुझे वैसे फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ करने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर मुझे फ्लटर स्क्रीन यूटिल का पैकेज यूज़ करना पड़ा था। तो ये आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, कभी आपको रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क मुझे चाहिए होता है, कभी ये चाहिए होता है, लेकिन अब तक दोनों को मैंने इकट्ठे यूज़ नहीं किया था। आज इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपके तवज्जुह से दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ किया, यानी मेन डॉट डार्ट में रूट विजिट के अंदर मैंने स्क्रीन यूनिट अंटिल के साथ यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स के ब्रेक पॉइंट भी दे दिए। अब मेरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स के ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकता हूँ और साथ ही साथ मैं फ्लटर स्क्रीन यूटिल का जो लवाजमात हैं उनको भी अपनी पूरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मॉडलराइजेशन की, रिस्पॉन्सिवनेस की, इस फ्लटर स्क्रीन यूटिल की, और इसके थ्रू आप बेहतरीन यूआई डिज़ाइंस बनाएंगे। उसके ज़रिए आप फायरबेस होस्टिंग पर अपने जो डिज़ाइंस हैं अपने नाम से लिंक बनाकर अपने डिज़ाइंस को अपलोड करेंगे। कम से कम आपके 15 से 25 के दरम्यान में आपके बेहतरीन किस्म के डिज़ाइंस जो हैं वो एक पड़े हुए हों रो के अंदर। तो उसके बाद जब आप यहाँ से इंशाल्लाह निकल कर जाएंगे, आपके पास एक बेहतरीन प्रोफाइल होगा, इंशाल्लाह आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर कोई मज़ीद क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? अभी रिसेंटली जॉब मैंने आपको दी थी ना, उसमें से उन्होंने भाग कर उस लड़के को रख लेना था जिसकी लिस्ट में एक किस्म के सारे वो यूआई डिज़ाइंस पड़े होते और उसका सीवी अच्छा बना हुआ होता, फिर चाहे उसकी डिग्री होती या ना होती, उन्होंने आपका काम देखना था और काम देखकर आपको उठा लेना था। मतलब वो नहीं जो वीगो डालर में आकर आपको उठा कर ले जाते हैं, मतलब आपको अपने जॉब पर हायर करना है। यहाँ पर कोई और बात पूछनी है इसमें? मज़ीद आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। इस ट्यूटोरियल को